नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर के सुपर टेट के लिए या जूनियर एडेड वैकेंसी कह सकते हैं आप, उसके लिए आज हम देखेंगे आपके साइंस के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हमने करंट अफेयर के अंतर्गत कौन किस पद पर है वो एक वीडियो देखा था। आज ही साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज भी चीजों को लेते चले और साथ ही साथ प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए भी साथ में जो जानकारी है उसको हासिल करते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। जब भी बात की जाए गोलीय आकार, वर्षा के बूंद की बात की जाए या जल के गोलीय आकार की, तो सदैव आपका आंसर क्या होगा? तो आपका पृष्ठ तनाव उत्तर होगा। समझिए इस चीज को, पृष्ठ तनाव कहते किसे हैं? तो किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है और जिस द्रव का पृष्ठ तनाव आपको मैंने बताया कि तनाव बल कार्य करता है, वही आपका जिसे द्रव का आप क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव जो है वो कहेंगे। और इसी तनाव बल के कारण क्या होता है? जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो भी कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार किसके कारण है? तो पृष्ठ तनाव के कारण है। और द्रव का अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो क्या होगा? तो ताप अगर बढ़ रहा है तो पृष्ठ तनाव कम होगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब जब वर्षा की बूंद या वर्षा की बूंद को ना लेकर के डायरेक्ट द्रव पूछ लिया जाए कि क्या होता है जब द्रव का ताप बढ़ता है, तो आपके ऑप्शन में लिखा होगा पृष्ठ तनाव बढ़ता है, पृष्ठ तनाव घटता है, तो आप क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या फिर ऑक्सीजन। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, दो, तीन, चार में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक भी होती है, मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस में काफी बार बता चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये तो आपको मैंने बताया। साथ ही साथ ये जो सूर्य विकिरण होता है उसकी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का भी कार्य जो है वो करता है। और जिससे क्या होता है? जिससे जो पृथ्वी होती है इसके वातावरण का औसत तापमान भी बढ़ जाता है और इसी कारण जो वैश्विक उष्णता जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो आपकी उत्पन्न हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसी प्रकार इससे जुड़ी हुई है। तो आपका दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? आपको बताना है। बॉक्साइड, जिप्सम, हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? कौन सी धातु इनमें से खनिज नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो जिप्सम आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। जिप्सम जो है एक धातु नहीं है, ये एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये चीज पूरी ध्यान रखिए कि ये धातु खनिज नहीं है। ये रासायनिक रूप से अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है इसका सूत्र, और रासायनिक सूत्र होता है इसका CaSO4.2H2O। और मैंने पहले ही बताया सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके जल के क्रिस्टलीकरण के दो अणु होते हैं। इसमें हाफ H2 है, हाफ H2 करके आप अलग भी इसे कर सकते हैं, यानी CaSO4.2H2O अलग हो जाएगा और प्लस एक सही 1/2 H2 आप अलग कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जब जिप्सम बनाने की बात आती है तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जो जिप्सम यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? आपको ये बताना है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फिर फास्फोरस। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उच्च प्राथमिक में। यह सोचिए कि हल्के प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे, आपका लेवल उसमें साफ साफ लिखा हुआ था स्नातक स्तर तक का, तो आसान की उम्मीद बिल्कुल भी ना करिएगा। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फास्फोरस। आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ब्रोमीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र कमरे का जो टेम्परेचर होता है, कमरे के ताप पर रहने वाली अधातु होती है। इस चीज को ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये लाल भूरे रंग का द्रव होता है। अगर इसका रंग पूछ लिया जाए तो लाल भूरे रंग का द्रव होता है और इसे मुख्यतः
कार्नेलाइट से प्राप्त किया जाता है। किससे? कार्नेलाइट से प्राप्त किया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक आपका 35 होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 79.9 जो है वो होता है। तो ये सारी चीजें हो गई ब्रोमीन के संदर्भ में। अगला देखते हैं आपका कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की जो है वो खोज की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आइजैक न्यूटन ने या फिर मैडम क्यूरी ने। तो रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की, ये आपको जो है वो बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम क्यूरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। क्या कि जो रेडियो धर्मी तत्व है रेडियम, उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। ये भी पूछा जाता है कब की थी, तो 1898 में जो है वो की थी। और एक तत्व था उसके माध्यम से की थी, तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था पिच ब्लेंड। जिसने हाई स्कूल इंटर के लेवल पर पढ़ी होगी उसको ये जरूर पता होगा कि पिच ब्लेंड जो है इससे, या जो ये तत्व है इससे जो है रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने 1898 में। अगला देखते हैं प्रश्न आपका कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। विश्वव्यापी तापन से, रेडियोधर्मिता से, अम्ल वर्षा से या फिर जीवाणुविक क्रिया से। 4 ऑप्शन है, बताइए सटासट कि कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो स्टोन कैंसर पूछा गया है आपको किससे होता है। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? अम्ल वर्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा जो है इसी के कारण आपका स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा में अगर बात करें तो आपका H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और साथ ही साथ आपका HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ये जो है वो उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इमारतों के संगमरमर से प्रतिक्रिया करके उसे क्षति पहुंचाने का कार्य अम्ल वर्षा करते हैं, और इसी प्रक्रिया को ही हम स्टोन कैंसर जो है वो कहते हैं। प्रश्न एक इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ताजमहल हो गया या जो आपकी इमारतें हैं, जो विश्व विरासत इमारतें हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके क्षरण का, उनके नष्ट होने का रीजन क्या होता है, तो अम्ल वर्षा आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ब्राइन क्या है। विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है, क्लोरीन का जलीय विलयन है, NaCl का संतृप्त विलयन है या फिर Na2SO4 का जलीय विलयन है। तो 4 ऑप्शन में से ब्राइन आपको बताना है कि क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन 4 ऑप्शन में से। तो बिल्कुल आपका NaCl का संतृप्त विलयन सही हो जाएगा। NaCl मतलब Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन, पर जब Na के साथ मिलकर बनेगा तो सोडियम क्लोराइड आपका हो जाता है। अब सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये तो ब्राइन का संतृप्त विलयन है, पर इसका उपयोग अगर बात करें तो खाद्य परिरक्षकों में भी किया जाता है इसका। साथ ही साथ सोडियम बेंजोएट बहुत पूछा जाता है, वो भी खाद्य परिरक्षण में जो है यूज किया जाता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन में बताना है कि हरे जो फल होते हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस होती है। एथेन गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, एसिटिलीन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो तीसरा आपका एसिटिलीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन भी अलग अलग होते हैं, संतृप्त असंतृप्त मैंने पहले बताया था। तो ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 त्रिबंध कार्बन होते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आपका होता है और कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से इसमें जुड़े रहते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर की बात आती है, जब आप इसे दर्शाते हैं तब की। वैसे आपको एसिटिलीन याद रखना है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वो कितना होता है।
78, 21.5, 40 या 3? किसी का गलत नहीं होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए। देखिए औसतन अगर आप देखेंगे आंसर की मैं बात करूं तो 78.09% करके लिखा रहता है, पर इसे नॉर्मल तरीके से 78% ही हर जगह लिखा देखने को आपको मिलता है। नाइट्रोजन आपका 78% होता है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आपका 20.95 होता है, जिसे हम डायरेक्ट 21% भी जो है वो लिख देते हैं। इसी के साथ ऑर्गन भी आपका याद होना चाहिए आपको, जो कि 0.93% होता है ऑर्गन। और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको याद होना चाहिए, जो कि 0.04% जो है वो होता है। तो बाकी अन्य गैसें में बहुत सी आती है, पर ये जो ज्यादा परसेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न। ओजोन के बारे में पूछा गया है कि ऑक्सीजन का ये एक अपर रूप है, ऑक्सीजन का एक समावयवी है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, या फिर ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो बताना है आपको कि ओजोन इनमें से क्या है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ये एक अपर रूप जो है वो होता है। ध्यान दीजिए, रासायनिक रूप से ये त्रिपरमाणु गैस होती है, रासायनिक रूप से अगर बात करें, और ये लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है वो बनाती है। और मेन काम क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से बचाने का। ओजोन परत पूछा बहुत जाता है कि ओजोन जो लेयर होती है वो किस मंडल में होती है। तो क्षोभ मंडल के बाद वाला जो मंडल आता है, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, उसी में आपकी ओजोन लेयर होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है ओजोन से संबंधित, जो हमने देख लिया। उसके बाद वाला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि m द्रव्यमान का एक कण का संवेग p आपको दे रखा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। p स्क्वायर m होगी, p स्क्वायर अपॉन m होगी, mp होगी, या फिर p स्क्वायर अपॉन 2m होगी। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताना है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग यदि p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले क्या आपको पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। वो क्या होता है, तो सूत्र आपका होता है के ई, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। अब इसमें यानी कि प्रश्न में आपको कण का संवेग दे रखा है पी, संवेग का आपका क्या मतलब होता है, पी होता है। समझिए इस चीज को, ये जो पी लिखा हुआ है ये आपका संवेग है, क्योंकि लिखा है ना संवेग पी है। तो पी बराबर आपका होता क्या है, तो एम वी होता है, ये आप सभी जानते हैं। पी बराबर एम वी इसका सूत्र होता है। तो आपको ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा है, इसमें भी एम वी जो है इस प्रकार से बनाना है कि आप इस पी का मान यहां पर रख सकें। तो यहां पर एम वी स्क्वायर है, तो हम इसको थोड़ा सा बदलाव ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे एम से गुणा कर दें। तो 1/2 तो ऐसे ही है, साथ ही ऊपर एम वी स्क्वायर दे रखा है, तो ऊपर भी हम एम से गुणा कर दें और डिवाइड भी हम एम से कर दें। अब इस एम को इस एम से जब गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर पहले से ही था, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे एम हो जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर और बटे में एम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए, तो एम वी की वैल्यू पी आपको पता है, जो कि संवेग पता था, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पी स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि इसी को ही अगर ना समझ में आए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो इधर से पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। यानी एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर के बराबर है। तो ये पी स्क्वायर का मान यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पर आएगा क्या, लास्ट में थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, तो आपका क्या होगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह मान आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे पी और साथ में स्क्वायर और बटे में आपका एम था। अब मिला लीजिए, तो नीचे मल्टीप्लाइड करने के बाद पी स्क्वायर अपॉन 2m होगा, और पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखिए चौथा वाला आपको ऑप्शन दे रखा है। तो केवल और केवल इस प्रश्न में क्या किया गया है, दो सूत्रों का यूज किया गया है। एक आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा यूज किया गया है संवेग का, जो आपका सूत्र होता है पी बराबर एम वी। तो बस P बराबर एम वी से मान आपको गतिज ऊर्जा वाले सूत्र में रखना है, और मान आपका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध हैं, उनके समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो परिपथ में
धारा आपको बतानी है क्या होगी, 6 एंपियर की, 4 एंपियर की, 8 एंपियर की या 2 एंपियर की। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एज इट इज। अगर आप देखेंगे कि जो पेपर का लेवल है तो उस आधार पर तैयारी भी आपको हाई ही करनी होगी। आप सोचिए कि आप वहां रट रहे हैं बैठकर कि विटामिन की खोज किसने की, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस हैं, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन ही आएंगे और न्यूमेरिकल तो 100% आएगा साइंस में। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आपको ये जो 4 ओम दे रखा है, ये जो 3 दे रखे हैं ना, 4, 10 और 20 प्रतिरोध, तो ये तीनों ओम दे रखे हैं। ये पहला वाला R1 हो जाएगा, दूसरा वाला R2 हो जाएगा और तीसरा वाला R3 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये भी कह रहा है कि इनको समांतर समूह को जो है, ये चीज देखिए यहां पर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका सूत्र 1 के फॉर्म में होता है, पर अगर यहाँ श्रेणी क्रम लिखा होता तब आप इन्हें डायरेक्ट जोड़ देते। तो समांतर क्रम के लिए आपका सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे होता है। तो हम डायरेक्ट मान भी रखते हैं, 1/r1 की वैल्यू 4 दे रखी है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस R2 की वैल्यू 10 दे रखी है यानी 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे की वैल्यू भी दे रखी है तो आपकी 1/20 हो जाएगा। तो 1/4 प्लस 1/10 और 1/20, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो एलसीएम आएगा आपका 20, और 20 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1। एलसीएम वगैरह तो नॉर्मल सी चीज है। तीनों को जोड़ेंगे 5, 6, 7, 1, 8, तो 8/20 आपका आएगा। तो क्या आपका आएगा 8/20। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 8/20 आएगा। और ये क्या आएगा, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा। और किसका मान आएगा, 1/r का, पर हमें तो r का चाहिए। तो जब 1/r की वैल्यू 8/20 ओम है तो r की वैल्यू निकालने के लिए मान को पलट दीजिए, तो r की वैल्यू हो जाएगी 20/8 ओम। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिपथ में धारा बताइए। आपने क्या निकाला है, आपने प्रतिरोध निकाला है। धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध का सूत्र आपका क्या होता है, ओम का नियम याद कीजिए। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। इन सभी चीजों को रब कर देते हैं, 20/8 आपको केवल ध्यान रखना है ताकि आपको समझ में आए। तो आपका सूत्र होता है V बराबर IR। ये किसका होता है, ये होता है आपका ओम का नियम, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न में धारा पूछ रहा है यानी I आपसे पूछा जा रहा है। I का मान निकालने के लिए R को V के बटे में ले जाएंगे तो I बराबर आपका V/R हो जाएगा। V की वैल्यू प्रश्न में देखिए दे रखी है, कह रहे ना 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो ये वोल्ट क्या है, 15 वोल्ट V का मान है, तो इसका मान रखिए 15 रख दीजिए, ठीक है। R का मान प्रश्न में हमने अभी निकाला था, हमने जो प्रतिरोध निकाला वही तो R है, रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। तो वो कितना था, 20/8 था, तो उसकी जगह 20/8 रख दीजिए। बटे में 8 लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाइड में चला जाएगा तो ऊपर 8 आ जाएगा। बस इससे मान आप I का निकाल सकते हैं। तो 15 × 8/20 कितना होगा, काट भी सकते हैं 5 से, तो 5 × 15 होगा, 5 × 20 होगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 8 होगा और 3 × 6 होगा, यानी कि 6 एंपियर। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो इस पूरे प्रश्न में हमने पहले इन 3 प्रतिरोध का समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालकर तुल्य प्रतिरोध निकाला। उससे जो R की वैल्यू आई उसमें हमें धारा पूछा गया था, इसलिए हमने V बराबर IR जो कि ओम का नियम होता है उसका मान रखकर धारा का मान यहां से निकाल लिया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लौह चुंबकीय है, निकिल, लकड़ी, सोना, मैग्नीज। वीडियो को शेयर करते रहिएगा सभी के साथ ताकि और लोग भी वीडियो की प्रैक्टिस करें, सभी लोग जुड़े। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की और साथ ही साथ एक टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है। तो 3 बजे वाले में हमने करंट अफेयर को रखा है, दोनों ही जो टाइमिंग है उसमें लाइव आकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न बताइए जल्दी से कि कौन सा एक लौह चुंबकीय है। तो बात करते हैं, चलिए उत्तर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका निकिल जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की जो दिशा होती है उसमें प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के लिए आपका लोहा हो गया, उदाहरण के लिए ही आपका निकिल हो गया, उदाहरण के लिए आपका कोबाल्ट हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो घूम घूम कर आपसे बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न आपका कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, जल में, निर्वात में, वायु में, इस्पात में।
ये तो प्रश्न इतना ज्यादा फेमस है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शन में कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? जल में होती है, निर्वात में होती है, वायु में होती है, या फिर इस्पात में होती है? तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो इस्पात आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है ठोस में, और इन चारों में ही ठोस जो है वो आपका इस्पात है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे ज्यादा होती है, और ध्वनि अगर निर्वात में आपसे कहें तो गमन ही नहीं करती है, तो ध्वनि की चाल निर्वात में होती ही नहीं है। बहुत लोग निर्वात लगाकर चले आते हैं, निर्वात पर आपको नहीं जाना है। ध्वनि की चाल की अगर बात करें किस पर डिपेंड करती है, ऐसे टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि जो ध्वनि की चाल है वो आपकी माध्यम पर बहुत डिपेंड करती है, माध्यम की प्रत्यास्था पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ घनत्व पर भी निर्भर करती है। क्योंकि पैसे प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है थोड़ा सा आप घुमा कर पूछा जाता है, तो ऐसे नहीं आपसे डायरेक्ट पूछेगा, पूछ लेता है कि ध्वनि की चाल इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है, और वहां पर ऑप्शन घनत्व भी होगा, माध्यम की प्रत्यास्था होगा, इस टाइप से, और एक ऑप्शन थोड़ा अलग सा दे दिया जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न कि जब कांच की छड़, एक छड़ है उसको रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर जो है किस प्रकार का आवेश आ जाता है? धन आवेश, ऋण आवेश, विद्युत आवेश, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कि जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन धन आवेश बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो कांच की जो छड़ होती है इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, निकलते हैं, और जो रेशम होता है, रेशम का कपड़ा होता है, इस पर एकत्रित होते हैं, तो कांच की छड़ आपकी धन आवेशित हो जाती है। और यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 120 डिग्री पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण का मान यदि 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपने पढ़ा जरूर होगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, आसानी से इस प्रश्न को आप कर ले जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। 60 90 30 120 में तो 60 डिग्री ही आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम क्या कहता है? मैंने क्या कहा? परावर्तन का नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो परावर्तन का नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण का मान होता है वो इस परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान यदि 60 डिग्री दे रखा है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही हो जाएगा। तो आपका 60 डिग्री वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय या नवीनीकरण संसाधन है? नवीकरणीय नहीं पूछा गया, नवीनीकरण संसाधन है। पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस, या फिर कोयला? तो 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। जो मैंने बोला वाक्य है वही, यानी जो वर्ड बोला है वही, पर उसी का एक नया रूप इन्होंने दे दिया है। तो बताना है कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? पेट्रोलियम, भूजल, प्राकृतिक गैस, या फिर कोयला? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका भूजल बिल्कुल सही हो जाएगा। नवीनीकरण संसाधन की बात करें क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिनके भंडार में प्राकृतिक जो प्रक्रिया होती हैं उनके द्वारा पुनर्स्थापन होता है। अतः ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे? तो भूजल हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं बहुत सी आसान से भाषा में कि ऐसी ऊर्जा के स्रोत जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं वो आपके आते हैं नवीकरणीय में, पर जो आ लग जाए उसके आगे अनवीकरणीय हो जाए तो ऐसे ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा के स्रोत जो कि समाप्त हो जाएंगे भविष्य में जाकर, जैसे कि पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, जिनकी एक लिमिट है, तो उनका जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वो समाप्त हो जाएंगे, तो वो अनवीकरणीय में आते हैं। पर नवीकरणीय में ऐसे स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा जो कभी ना समाप्त होने वाले हैं। अगला देखते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से
कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? त्वरण, द्रव्यमान, वेग या फिर बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए, त्वरण, द्रव्यमान, वेग या फिर बल। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका द्रव्यमान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर बात करें सूत्र की तो आपका द्रव्यमान m बराबर आपका संवेग, जिसको हमने अभी बताया था p से हम डिनोट करते हैं, और बटे वेग जिसे हम v से डिनोट करते हैं, इसके बराबर होता है। तो वही आपका प्रश्न में तो पूछा गया, कह रहा है संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आप देखेंगे तो अगर आपने जूनियर का यूपी टेट दिया होगा तो बहुत बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, और लेटेस्ट में अन्य पेपर में भी पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के, 10 की पावर -6 सेंटीमीटर के, या फिर 10 की पावर -9 मीटर के। ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर हैं और नीचे वाले आपको 2 मीटर में मान दे रखे हैं। तो एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो बिल्कुल चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनोमीटर, जो 1 नैनोमीटर है वो किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। इस चीज का ध्यान दीजिए, प्रश्न में यही चीज घुमाकर पूछ ली जाती। जब यहां पर सेंटीमीटर दिया होगा तब आप 100 के हिसाब से यहां पर बदल लेंगे, पर जब मीटर दिया होगा तो 10 की पावर -9 मीटर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और सुनिए, क्या प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है कि जो नैनोमीटर है ये किसकी इकाई है? तो आप क्या कहेंगे? लंबाई की जो है ये इकाई है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसने एक्स किरणों की खोज की, उनका आविष्कार किया? रॉन्टजन ने किया, मैक्सवेल ने किया, रदरफोर्ड ने किया, या टॉरिसेली ने किया? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? एक्स किरणों का आविष्कार जो है वो किसने किया? रॉन्टजन ने किया, मैक्सवेल ने किया, रदरफोर्ड ने किया, या फिर टॉरिसेली ने किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में तो आपका पहला ऑप्शन रॉन्टजन बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्स किरणों के आविष्कार के संदर्भ में। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, पूछा गया। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कौन सा इनमें से प्राकृतिक रेशा नहीं है? सिल्क नहीं है, एक्रिलिक नहीं है, कॉटन नहीं है, जूट नहीं है। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? सिल्क, एक्रिलिक, कॉटन या फिर जूट। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप क्या कहेंगे? आपका एक्रिलिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक रेशा नहीं है, और ये आपका पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट जो है वो होता है। अगर बात करें एक्रिलिक की तो ये आपका रेशे जो होते हैं उनमें दाग, कीट और फफूंद से प्रतिरोधी क्षमता होती है। पर अगर बात करें सिल्क की, कॉटन की बात करें, जूट की बात करें, तो ये सभी तीनों जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहला, तीसरा और चौथा, इनकी अगर बात करें तो ये प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आते हैं जिन्हें पौधों या जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक रेशे में वे रेशे आएंगे जिन्हें पौधे या जानवरों से प्राप्त किया जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज ये भी पूछी जा सकती है क्या, कि जो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी वो कब की थी? तो आप क्या कहेंगे? 1895 में जो है वो की थी। ये भी ध्यान रखिए। और जो रॉन्टजन थे वो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। जर्मनी में वुर्टसबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर थे विलियम कॉनराड रॉन्टजन। इन्होंने ही 1895 में की थी। अगला प्रश्न है, अदरक रूपांतरण किसका है? जड़ का है, पत्ती का है, तने का है या फिर फल का है? तो चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अदरक जो है वो किसका रूपांतरण है? कई बार प्रश्न इस टाइप से आते हैं, तने, जड़, उसमें आपको छांटने होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे? तीसरा ऑप्शन तना जो है वो बिल्कुल सही होगा। अदरक आपका एक भूमिगत तना होता है जिसमें पर्व और अंतरा पर्व उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इसमें
कलिका भी जो है वो पाई जाती है और ये खाद्य पदार्थ संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। और भूमिगत होने के कारण जो अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उसमें जो पादप होते हैं उनको अगले अनुकूल मौसम तक जीवित रखने का कार्य भी करते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इनमें से फिर से नया पादप विकसित हो जाता है। तो अदरक अगर रूपांतरण है तो किसका है? तना का। अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं थैलेमस से, पंखुड़ी से, अंडाशय से या फिर बाह्य दल से। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, जिसे हम सत्य फल के नाम से भी जानते हैं, आप देखेंगे कई बार पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में। तो अंडाशय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, OVARY। तो वास्तविक फल, जिसे हम सत्य फल के नाम से भी जानते हैं, वो अंडाशय से विकसित होते हैं। और जो अंडाशय भित्ति होती है वो इनमें फल भित्ति का निर्माण जो है वो करती है। अगला देखते हैं आपका, ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है। बताना है आपको धनिया, फर्न, सरसों या फिर पेटोनिया में से कौन सा सही होगा। ऐसा पादप जिसमें बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन होता है, तो कौन इनमें से चारों में से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन दूसरा वाला फर्न जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वे पादप जिनमें प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं, वे आपके क्या कहलाते हैं? फर्न कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि वे पादप जिनमें जो प्रजनन होता है वो आपका बीजाणु द्वारा होता है, बीज द्वारा नहीं। तो वे क्या कहलाते हैं? उन्हें हम फर्न के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये आपके अपुष्पीय पादप होते हैं, जिनमें पुष्प और फल नहीं बनता है, जिनमें पुष्प और फल जो है वो नहीं बनता है। इसको भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ लैंगिक और अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा जो है वो होता है, जो कि बीजाणु जो धानी होती है उसमें बनते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न की पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है। कॉपर है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है या फिर लोहा है। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा जो है वो है। कॉपर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर लोहा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है और ये अमीनो अम्ल जो है उसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आपका नाइट्रोजन। और प्रकृति में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और प्रत्येक अमीनो अम्ल में एक अमीनो यानी NH2 समूह भी जो है वो होता है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसे ये भी पूछा जाता है क्या कि अगर पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनमें नाइट्रोजन की कमी है तो किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करते हैं? तो उनके पीलेपन से प्रदर्शित होता है। यही प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है क्या कि जो पादप होते हैं उनमें पीलेपन के जो लक्षण होते हैं वो किसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? आपको बताना है हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, रिकेट्स या फिर हैजा। तो इन चारों ऑप्शन में गैर संचारी रोग आपको बताना है कौन सा नहीं है। हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, रिकेट्स या फिर हैजा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला हैजा जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिसे हम कॉलरा इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका एक गैर संचारी रोग के अंतर्गत नहीं आता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ में से कौन सा इसमें से रोग है? तो ये जीवाणु जनित होता है, जो कि जो संक्रमित जल है और खाद्य पदार्थ है उसके माध्यम से जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उससे स्वस्थ व्यक्ति में संचारित हो जाता है। जबकि बात करें पहला ऑप्शन हाइपरटेंशन, दूसरा ऑप्शन अर्थराइटिस और रिकेट्स, ये सभी असंचारित रोग के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये वाला हैजा जो है वो असंचारित रोग नहीं है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो पेनिसिलिन होता है वो प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, किससे प्राप्त होती हैं? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से या नील हरित शैवाल से? बताना है आपको। जो पेनिसिलिन होता है प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं, वो प्राप्त किससे होती हैं, ये आपको बताना है। फफूंद से, शैवाल से, जीवाणु से या फिर नील हरित शैवाल से? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ऑप्शन फफूंद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको एकदम रट के रखिएगा। और यदि बात करें पेनिसिलिन किस फफूंद से प्राप्त होती है, तो पेनिसिलियम नामक फफूंद से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो दवा होती है वो पेनिसिलियम नामक फफूंद से प्राप्त होती है। और ये एक बहुकोशिकीय कवक होता है जो कि मृत जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर उगता है और विषम पोषी होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने जो है वो किया था। किसका आविष्कार? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर जो है इन्होंने की थी। अगला वाला प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, उसके आगे वाले सारे प्रश्न देख लेते हैं। यही दो हमारे आखिरी प्रश्न बचे हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने धुआंधार आपके अच्छे अच्छे प्रश्न, इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपको और अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका देख लेते हैं। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? म्यूटॉन कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, कोडॉन कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो चौथा वाला ऑप्शन एक्सॉन जो है वो सही होगा। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहते हैं। और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु तीन तीन के समूह होते हैं। कौन कौन से? एक ट्रिपल ए होता है, एक एटीए होता है, एक एयूजी होता है, उसमें उपस्थित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल का संचालन का कार्य जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट इस वीडियो का। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपको बताना है। सोडियम नहीं है, कॉपर नहीं है, सिलिकॉन नहीं या फिर कैल्शियम नहीं है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन, कैल्शियम, चार ऑप्शन है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सिलिकॉन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं में जो है वो आएगा। पादप जो होते हैं उनके शुष्क पदार्थ, जिसे हम ड्राई वेट कहते हैं, उसमें कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और जिसके अंतर्गत सोडियम भी आता है, कॉपर भी आता है और कैल्शियम भी आता है, पर सिलिकॉन आपका नहीं आता है। फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूं सूक्ष्म पोषक तत्व को, कि पादपों के शुष्क पदार्थ में कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो सी तीसरा वाला सिलिकॉन सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है वो नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इसका आंसर बताइएगा। सभी लोग ट्राई कीजिए, गलत सही जो भी आपको पता हो। इसके आगे के प्रश्नों में हम इसके आंसर की भी बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सभी का आंसर आएगा। तो इसी के साथ, इसी प्रश्नों के साथ आज के प्रश्न हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न देखे, उनके साथ हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखी। इसी टाइप से हम और भी आगे प्रश्न अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की भी है, दोपहर के 3 बजे की भी है। टेलीग्राम से ना जुड़े तो जुड़ जाइएगा, वहां पर हम सभी जो टाइमिंग वगैरह है, नोटिफिकेशन है, वो सारे भेजते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।